का भाग 4 क्या है? संविधान का भाग 4 क्या है? संविधान का भाग 4 एक जिसको कहा जाता है, जिसको मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और तभी आप माहौल समझ पाएंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। which we are going to start। आगे बढ़ें, चीज़ों को बिना परेशानी के आगे देखते रहिए। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि डीबीएससी राज्य विधान का प्रभाव है, गांधी प्रिंसिपल 40 है, नेहरू प्रिंसिपल आर्टिकल 39 है। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी सी आपको समझने का प्रयास कीजिए। आपसे मैं थोड़ी सी क्वेश्चन पूछता हूं डीबीएससी एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो ताकि आपको एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पूछ लेता हूं। ठीक है, तो फटाफट से स्पीड देखो लिखने की। सबसे पहले किस फंडामेंटल राइट के द्वारा, किस फंडामेंटल राइट के द्वारा अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति बचा सकते हैं, संस्कृति बचाते हैं। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 19। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सवाल मैंने पूछा कि फंडामेंटल राइट्स एक राज्य पर अध्यारोपित होकर प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव धनात्मक, डी मतलब बी नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अब आंसर करने तक मैं सी नन या डी बोथ। अगला सवाल फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले माना गया, पहले इस सेशन में माना गया, इस कांग्रेस सेशन में माना गया, सेशन में माना गया। ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1905 या 1907। अगला सवाल डीपीएसपी किस सिद्धांत पर प्रतिपादन करते हैं, किस सिद्धांत का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधीवाद, ऑप्शन नंबर बी नेहरूवाद, ऑप्शन बी सी समाजवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 44। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में सामंजस्य किस केस के द्वारा, किस केस के द्वारा श्रीवाद आपको नहीं पता होगा किस केस द्वारा, तो ये मैं बताता हूं डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में लगाना पड़ेगा एंड दिस वाज डन इन मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिल्स केस ऑफ 1980, मिनर्वा मिल्स केस हमने सोसाइटी में बात की, यही सही जवाब है, यही सही जवाब। ठीक है, अब आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका जवाब कौन सा होगा। आपको पता नहीं चलता, एक ही कमेंट में आप सारे आंसर लिख दीजिए, एक ही कमेंट में आप सारे आंसर लिख दीजिए फटाफट से, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर एक ही बार में आंसर करना है आपको। तो अब बात करेंगे इस बारे में। एक बच्चा जिसका नाम है आकांक्षा, आकांक्षा ने बहुत सही आंसर दिया है। आंसर सभी के लिए आकांक्षा ने एक बार में सारे क्वेश्चन आंसर किया है। फिर बात करेंगे इस फंडामेंटल राइट द्वारा संख्या अपनी संस्कृति बचा सकते हैं। आंसर होना चाहिए इसका आर्टिकल 29, आंसर होना चाहिए इसका आर्टिकल 29 के द्वारा बचा सकते हैं। ये 27 तो धार्मिक संस्था टैक्स, धार्मिक संस्था टैक्स। ठीक है, ये स्कूलों के अंदर उपासना, ये वाक है, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। फंडामेंटल राइट की बात करें तो कैसा नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव याद रखना। फंडामेंटल राइट सबसे पहले किस कांग्रेस सेशन मांगे थे 1931 सेशन में, 1931 सेशन जिसको आईकॉन कराने पड़ेगा। 1924 सेशन तो गांधी जी ने किया था, लेकिन गांधी वाला नहीं है, 1931 कराची सेशन था, कराची सेशन था जिसको हेडिंग किया था सरदार पटेल जी को। बताया तो यार सरदार पटेल जी किया, इस बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं भाई, तीन बार करते हैं। ठीक है, नहीं इसमें और बात होगी, और सही होता है, तीन बार प्रतिपादन करते हैं। ये देखना शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल 29 में दिया गया है, ये डीपीएसपी है, ये बोलने की स्वतंत्रता है और ये यूजीसी है, और याद रखना ये देखना राजपाल आपने नजरिए में आगे बढ़ते हैं। परेशानी क्या चीजों को समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं मूल कर्तव्य। अब बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रखना इस बारे। अब देखते हैं मूल कर्तव्य, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला जाता है मूल कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ी बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरीके से, फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरीके से। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो सभी प्रारंभिक संविधान में नहीं है, प्रारंभिक संविधान में ये नहीं है, प्रारंभिक संविधान में नहीं है, इनको बाद में किया गया। बताता हूं रीजन क्या। देखो जब मैं आपको आपातकाल चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी आपातकाल एक जिक्र करता हूं कि भारत के अंदर आपातकाल को 3 बार लगा है, 3 बार। पहला जो इसको ऐसे लेना, ठीक है, पहला जो आपातकाल लगा वो 1962 से 68 में लगा, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, भारत चीन युद्ध चल रहा था। उससे अगला 1971 से 75 लगा, जब भारत पाक युद्ध चल रहा था। लेकिन इसके बाद तीसरा आपातकाल लगा 1975 से 77 लगा, तो इंदिरा गांधी कहने लगा था जिसको भारत के इतिहास का काला काल कहा जाता है, डार्क एरा बोला जाता है, डार्क एरा बोला जाता है, इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं इंदिरा गांधी, आंतरिक शांति के आधार पर लगाएंगे, आंतरिक शांति के आधार पर लगाएंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे नेताओं को जेल में पकड़ कर डाल दिया गया। ठीक है, जेल में पकड़ कर बहुत सारे नेताओं को डाल दिया गया, जेल में बहुत सारे नेताओं को डाला गया। अब क्योंकि बहुत सारे नेताओं को डाला जेल में, जिसके कारण लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ गया, जिस कारण लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ रहा था, इस कारण गवर्नमेंट से लोगों का भरोसा उठ रहा था, गवर्नमेंट से लोगों का भरोसा उठ रहा था, लोगों का भरोसा उठ रहा था, लोगों का भरोसा उठ रहा था। गवर्नमेंट का भरोसा नहीं, गवर्नमेंट है फालतू के पास गवर्नमेंट एग्जैक्टली हमारी बात नहीं करेगी। तो ये इंदिरा गांधी की बात है, ये समय की बात है, इंदिरा गांधी की समय की बात है, इंदिरा गांधी सारे लोग इंदिरा गांधी, इवन इंदिरा गांधी की फैमिली से बिलोंग करती है, गांधी फैमिली। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बहुत विशेष रूप से बताऊं, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों का गांधी सरनेम अलग अलग है। महात्मा गांधी अलग गांधी है, इंदिरा गांधी अलग गांधी है, याद रखना इस चीज को, बहुत क्रूशियल याद रखना। आप तो सोचो जवाहरलाल नेहरू है लेकिन इंदिरा गांधी है, तो यही बहुत समझ में बाबू, इंदिरा गांधी है लेकिन जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल गांधी नहीं है। जबकि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी को रिलेशन नहीं है, लेकिन सेकंड वाला कहा जाता है महात्मा गांधी को किससे जवाहरलाल नेहरू का रिलेशन नहीं है। थोड़ा बात समझो क्या बोल सकते हैं, आप समझिए मैंने क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि लोग जो है उनका भरोसा उठ रहा था गवर्नमेंट से, तो इसी से बचने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, गांधी के द्वारा देश के नागरिकों को कुछ कर्तव्य देने की बात की जाती है। या इंदिरा गांधी द्वारा समिति का गठन किया जाता है, समिति, एक समिति का गठन किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है, समिति का नाम है, समिति का गठन किया गया है, समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया जाता है। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है, वो इंदिरा गांधी को सिफारिश करती है, स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी को सिफारिश करती है कि भारतीयों को कुछ कर्तव्य की जरूरत है, सिफारिश करती है भारतीयों के लिए कुछ कर्तव्य, भारतीयों के लिए कर्तव्य, भारतीयों के लिए कर्तव्य डिसाइड किया। तो भारतीयों के लिए कर्तव्य हम सारे डिसाइड कर दिए, सारे कर्तव्य भारतीयों के लिए डिसाइड कर दिए। अब होता क्या है, इन कर्तव्यों को भारतीयों के लिए कर्तव्य डिसाइड किए गए संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में जुड़ गए, संविधान के भाग 4 में जुड़ गए, संविधान के भाग 4 में जुड़ गए। अब जब ये संविधान के भाग 4 में जुड़ गए, इसके लिए कुछ आपके आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल कौन से 51 के, 51 के संविधान का भाग 51 का जुड़ा है। ठीक है, चलिए सर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को मानते थे, तो इंडिया वालों को क्यों बोला गया कि वो हमारे फादर, आप समझिए बेटा, सुनो हम इसके लिए क्या बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू को नहीं बोलते, बोला जाता है यार। ठीक है, आगे कौन सा है 51 एक और चीज, इसके लिए प्रारंभ में आपके फंडामेंटल राइट्स जुड़े, मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, लेकिन जब 942 संशोधन के द्वारा 42 संशोधन के द्वारा 42nd संशोधन के द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया, तो ये कितने थे सर 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में क्या है, इसमें क्या होता है 1 और 11 होते हैं वर्तमान में, वर्तमान में कितने होते हैं, वर्तमान में क्या, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग क्या है। मूल कर्तव्य किसी देश की मतलब किसी देश से संदर्भ पर लेना है, रशिया सोवियत संघ से। कारण इंदिरा गांधी की नीति थी, इंदिरा गांधी की नीति काफी ज्यादा आप देखेंगे सोवियत संघ जैसी थी, बहुत ज्यादा नीति थी सोवियत संघ जैसी। ठीक है, चलिए फॉलो ऑफ नेशन तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, 1943 मार्च का महीना एक रेडियो अनाउंसमेंट के लिए हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी,
मुझे पता है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को गांधी कहा था। ठीक है, इंदिरा गांधी किसकी वाइफ थी? फिरोज खान की। सोवियत संघ किसको परमाणु रशिया कहते हैं? ठीक है, याद रखो। ये नोट करो, नोट करो। नोट कर लिया? आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से मूल तत्व आते हैं उसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा सर मैं रफ नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता, कर अभ्यास करें, कोई रस्सी जाके सिर पर पड़ता है। एक दिन में आप सोचेंगे नहीं वाला छोड़ देना पड़ेगा, किसी चीज पीछे लगना पड़ेगा, पीछे लग जाइए, आप कर पाएंगे। आप बोलेंगे सीख लगे 3 साल लगेगा, बोल सीखेंगे लेकिन नौकरी पाने के लिए निकालने में अगर छोटी छोटी बात मान जाओगे क्यों ना आगे करोगे। ठीक है भाई, मूल तत्व आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए, पार्ट 4 ए, पार्ट 4 ए, पार्ट 51 ए, पार्ट 4 ए, संविधान बात करेंगे। उसमें 10 सबसे पहले सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को राष्ट्रभाव की भावना, राष्ट्रभाव की, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। याद रखना, याद रखना, ठीक है, याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर, इसके बाद फर्स्ट पॉइंटर, इसके बाद फर्स्ट पॉइंटर आप कंसीडर करेंगे इंग्लिश फिजिक्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया must have the feeling of nationalism and he must respect Indian flag और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। याद रखना। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट लिखेंगे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए सभी आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले सभी आदर्शों को, प्रेरित करने वाले सभी आदर्शों को मन में रखना है, सभी आदर्शों को मन में संजोए रखना, संजोए रखना तथा उनका सम्मान करना। टू रेस्पेक्ट, सो लिख लीजिए, टू रेस्पेक्ट, क्या बोलिए, टू रेस्पेक्ट ऑल द आइडियल्स, टू रेस्पेक्ट ऑल द आइडियल्स एंड पीपल हु मेड अस इजी टू गेट फ्रीडम, टू रेस्पेक्ट ऑल द आइडियल्स हु मेड अस इजी टू गेट फ्रीडम। लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट लिखेंगे, अगले पॉइंट लिखेंगे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाए। भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, भारत की संप्रभुता, अखंडता, संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखें तथा एकता भी, तथा एकता को अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण रखें। मेंटेन सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। ठीक है, समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, समय के साथ आपकी जानने की गई जो चीज आप कल को नॉर्मल जानते थे आज की आप उसको बहुत ज्यादा जानते हो। ठीक है, तो भाई बदलाव है, परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है। यदि आज आप अच्छा जान पा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कल को और ज्यादा जान पाएंगे। आपको अपना काम करते रहना है, आपका काम है कार्य करना, फल देना आपका काम नहीं है। आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग गॉड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड पास फॉर यू। ठीक है, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, किए जाने पर देश की सेवा किए जाना, सेवा किए जाना, के लिए जाना, देश की सेवा के लिए जाना। ठीक है, समझ भारत की प्रस्तावना को याद हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद अच्छी चीज है, भारत की प्रस्तावना याद रखो। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संपन्न राज्य बनाने के लिए अच्छा याद रखो। जरूर देखना, 5 वाली नहीं आ जाएगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कंट्री, ये टॉपिक प्रोटेक्ट द कंट्री एंड टू प्रेजेंट व्हेन द नेशन नीड्स यू, टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड टू प्रेजेंट व्हेन नेशन नीड्स यू। सभी नागरिकों में, नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना रखना, भ्रातृत्व की भावना रखना, समरसता रखना, समरसता रखना तथा समाज के अंदर, समाज के अंदर, समाज में कुछ आदर्शों का पालन करना, कुछ आदर्शों का पालन करना, का पालन करना और महिलाओं का पालन करना एंड महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, याद रखना। महिलाओं का सम्मान आवश्यक है, जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में ये चीज लिखी हुई है। तो यू ऑल मस्ट हैव टू रेस्पेक्ट द महिला मित्र। ठीक है, चलो मम्मी दीदी सबका ख्याल रखना, जिम्मेदारी है। तो बेटा बताना हम आगे बढ़ेंगे, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप रखेंगे, प्राकृतिक और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में आपको बताएंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, राष्ट्रीय प्रगति के ऊपर जाने की जो भावना है उसका आह्वान करेंगे। याद रखना, चलो नोट करें, शायद लिखेंगे भारत की गौरवशाली परंपरा को समझना, भारत की गौरवशाली परंपरा, परंपरा का महत्व समझना, परंपरा का महत्व समझना, महत्व समझना तथा संस्कृति का रक्षण करना, तथा संस्कृति का रक्षण करना, रक्षण करना। अगला लिखो, अगला लिखो। ठीक है, चलिए। प्रकृति पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण जिसके अंदर वन्य जीव, झील, नदी, वन सब आते हैं। प्रकृति व पर्यावरण जिसमें सब आते हैं, जैसे जीव जंतु, नदी, झील, ये सब चीज, पर्वत आदि का संरक्षण करना, आदि का संरक्षण करना, कंजर्वेशन तथा आवश्यकता पड़ने पर तथा प्राणी भाग से, प्राणी भाग से दया भाव रखना, भाव रखना। कोई ऐसा प्राणी है जो लिविंग थिंग है उससे बड़ा फायदा रखना। ठीक है, चलिए। पर्सनल आर्टिकल फॉलो नहीं करते, नहीं आप नहीं करते, मैं करता हूं, बताओ क्या कहलाए। सब ये देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना, कौन सा सृजन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना तथा राष्ट्र के बेहतर भविष्य के निर्माण में सहयोग देना, बेहतर भविष्य निर्माण में सहयोग देना, सहयोग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलिए, कैसे हम गलती कर पा वही तो होनी है, जीवन की गलती कर रहा है। 9th पे चलिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10th देखो, 10th देश के प्रगति के लिए साथ मिलकर राष्ट्र को विकसित करने वाले
विकसित करने वाले कार्यों में विकसित करने वाले कार्यों में अपना योगदान देकर देकर देश को तरक्की की राह पर अग्रसर करना, तरक्की की राह पर अग्रसर करना, अग्रसर करना, अग्रसर अग्रसर करना। क्लियर? 10 पॉइंट लिखिए। मतलब ये 10 थे पुराने, लेकिन इसमें एक न्यू इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, लेटेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया सर 2002 छात्र संशोधन 86 संशोधन इंट्रोड्यूस किया गया 11 इंट्रोड्यूस किया गया। वो इसलिए क्या कहता है, 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, 14 वर्ष बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना, माता पिता द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध। ठीक है, चलिए। नहीं, कैसे बात करोगे? बात सुनो, देखो बात क्या होती है कि इसको नोट करते हो। जरूरी नहीं होता कि आपने जो सोचा कि वो एक बार में भूल जाए। आपको लगता है कि मतलब मैं एक बार में बनाना शुरू कर चुका हूं, आपको लगता है ऐसा? अभी तो आपको ये बता रहे हो कि संविधान 3 शब्द पढ़े थे। अभी तुम अपने सीरियस टॉपिक बात कर रहे थे, आपको संविधान 3 शब्द पढ़े थे। ठीक है, तो आपको खुद अभी पॉइंट नहीं है। अभी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वो है कि इसमें आपको कौन से 3 शब्द पढ़े थे। वो टॉपिक है, चाहे संविधान से पढ़ा नहीं। आप चीजों को अपने करने की कोशिश करें, अपने करने की कोशिश करो, लेकिन अभी नहीं। जब आवश्यकता हो, अभी आपको बताने का प्रयास करो, समझो। एक बार में अगर कोई चीज हो जाए तो बार-बार का मतलब क्या है? निरंतरता फिर बात को दर्शाएगी। बात समझो। ठीक है? चलिए। सही इकोनॉमी का स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया कमल। इतना प्रमुख है शिक्षा, उचित करें। जी हां, सरकारी संस्थानों में फ्री एजुकेशन। चीजें थोड़ा सोच लीजिए। तो इससे क्वेश्चन कैसे सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा फंडामेंटल डिग्री नहीं है? पूछा जाएगा कि इसका खातादार लेना, ये फंडामेंटल डिग्री नहीं, ऑप्शन है, उसमें आप चुनोगे जो उपरांत याद लगना सारे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका होता है संविधान का पार्ट 4 ए खत्म होता है। उसके बाद संविधान का 5 ए, संविधान का सिर्फ 5, संविधान का भाग 5, संविधान पार्ट 5, संविधान का पार्ट 5, संविधान का पार्ट 5, संविधान का पार्ट 5 शुरू करते हैं। संविधान का पार्ट 5 शुरू करते हैं। अब संविधान का पार्ट 5 आपको किस बारे में डिटेल डिस्कशन करता है, सही बात करता है, किन में शासन को लेकर। सर इन सभी ड्यूटी से क्या फायदा हुआ? इन सभी ड्यूटी से क्या फायदा हुआ? देखो इन सभी ड्यूटी से फायदा हुआ कि राष्ट्र के अंदर एक बात बताइए कि ये बात फॉलो करेंगे तो देश का एक रिसेंट मैं आपको कुछ नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको इसमें मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी बहुत छोटी उम्र है, बहुत सी चीजें, ठीक है, अभी तो लंबा जाना है, हमें नजदीक ना रुको, हमें दूर जाना है, ठीक है, ठीक है, इतने समय में आपको मशहूर हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के बाद के अंदर बताया गया 3 में शासन, 3 में शासन, रूलिंग सेंटर, रूलिंग सेंटर, यहाँ से आपकी एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है, यहाँ से आपकी एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है, रूलिंग सेंटर के बारे में। तो जो केंद्र में शासन है, यहाँ से जब आपकी एक्चुअल पॉलिटिक्स शुरू होती है, तो समझो कि कहीं पर शासन होगा, कहीं पर रूल होगा। तो रूल के 3 हिस्से होते हैं, रूल के 3 हिस्से होते हैं, कहीं पर शासन होगा तो रूल के 3 हिस्से। तो आप ऐसे समझिए, रूल के 3 हिस्से, ठीक है। अब थोड़ा और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे केंद्र में शासन रूलिंग सेंटर संविधान का भाग 5, इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? इसमें आर्टिकल्स 52 से लेकर और 111। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन देखिए। तो केंद्र में शासन रूलिंग सेंटर जो है 3 होता है। सबसे पहले इसके अंदर होता है आपका विधायिका। सबसे पहले आपका क्या होता है इसमें? कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरा होता है इसमें विधायिका। तीसरा होता है इसके अंदर होता है आपका न्यायपालिका। और होने के लिए एक और आपका होता है ऑडिट, लेखन, ठीक है, लेखन होता है। कार्यपालिका को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। विधायिका को हम बोलते हैं जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव। और न्यायपालिका को हम बोलते हैं जुडिशियरी, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है कानून का रखरखाव या कानून का लागू होना, कानून का लागू करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना। न्यायपालिका का कार्य होता है न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का रक्षण करना, कानून का रक्षण करना, कानून का रक्षण करना। अब हर एक के अंदर अपने हिस्से होते हैं। आर्टिकल्स की ऑडिट का काम होता है सरकार के खर्चों का देख रेख रखना, सरकारी खर्चों का देख रेख, सरकार की व्यय को देखना, खर्चों को देखना, एक्सपेंसेस को देखना, व्यय रखरखाव, सरकार की व्यय कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, ये बेटा व्यवस्था कार्यपालिका पूरी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब बात सुनो, तो इन आर्टिकल्स का रूल है किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो कार्यपालिका के अंदर 52 से लेकर 78 तक ये आर्टिकल। और सबसे ज्यादा टाइम तक यही चलेंगे, फिर 79 से लेकर 123 तक, फिर 124 से लेकर 147 तक, फिर 148 से लेकर 150 तक, 150 तक, ठीक है। आगे बढ़ें। जी हाँ, इसके बाद कार्यपालिका के अंदर कौन-कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से लेकर 62। हालांकि प्रेसिडेंट के और भी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो सभी राष्ट्रपति पावर से रिलेटेड होते हैं। उपराष्ट्रपति 63 से 71, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड काउंसिल 74 एंड 75, 74.75। अटॉर्नी यानी न्यायाधीश 76 आर्टिकल, ये सभी हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा इसके अंदर आता है संसद, संसद के अवयव, संसद के अंदर हिस्से कितने होते हैं? संसद के अवयव, लोकसभा ऐसा हो गया, संसद प्रणाली और अधिकारी, संसद अधिकारी। आगे सब मिलाएंगे बाकी आगे। न्यायपालिका के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट आता है, क्योंकि बात हुई है केंद्रीय न्यायपालिका में। अगर राज्य न्यायपालिका में बात होगी तो दैट विल बी हाई कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 123 लाइक आएगा, आर्टिकल 123 लाइक आएगा, हां क्या हुआ बताओ प्लीज। लाइक आएगा 123 लाइक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा बात है, 124 नहीं, अगर मैं पढ़ाने के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कार्यपालिका लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को समझना के लिए अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। उसके बाद लिखना है ऑडिट, इसके अंदर क्या आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक में मालिक का परीक्षक टैग जो होता है, टैग सीजीए ये होता है, चलिए नोट करना नहीं अभी सरकार बना है, ये किसी बात नोट भाई, मैं नोट करना ये लिखा भाई, अब क्या कह रहे हो आप, किसी बात करते हो फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे नोट करो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो याद रखना, अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे, कार्यपालिका राष्ट्रपति को स्टार्ट किया जाएगा। आज की क्लास में पहले राष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे, तो 70% देखिए 70% इसमें मेन आर्टिकल उन्हीं की बात है, इसमें राष्ट्रपति शक्तियां चौदह शक्तियां राष्ट्रपति की बात है, राष्ट्रपति आज जितने के सब्जेक्ट यूज राष्ट्रपति को स्टार्ट किया था, 120 या 140 आता है, तो राष्ट्रपति के बेसिक आर्टिकल ये है, कुछ आर्टिकल राष्ट्रपति शक्ति, ठीक है। चलो सब आप सेट हो गया, मैं बिल्कुल सेट नहीं, मतलब नॉर्मल गया, सेट का मतलब बिल्कुल चलो ठीक है, रूल बात फिर मैं रूल बात करूंगा, बता ये चीज है, ठीक है। चलो भाई इसको फटाफट से आप नोट कर लेंगे। देखो बात ये है, मुझे पता है कि अभी टाइम बचा हुआ है, नहीं है हालांकि, लेकिन अभी यदि मैं आप पे किसी टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। यदि मैंने पूरे टाइम को लिया और टॉपिक को बीच में छोड़ दिया तो फिर वो चीज परेशानी देगा, अगली क्लास में सेम चीज रिपीट हो जाएगी, आपका समय भी बचे और आपको थोड़ा समझने के लिए समय मिले, आप इसको रिवाइज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। खुशी, राहुल, ऋषि, दिलीप, ठीक है। नमीश कह रहा है मैं आपकी क्लास लेता हूं, ठीक है। सर आज मैं बाकी क्लास में दोबारा से बात करेंगे, एक दोबारा मारा ना चलो कोई बात नहीं। सी आज सेट ज्यादा है, नहीं सी आज सेट नहीं, सी आज नॉर्मल है, सेम है, ऐसे यूट्यूब सेशन से शुरुआत में है, समझ कर सकते हैं। ठीक है, बात नॉर्मल है कुछ ओके, रिपोर्ट है कोई डाउट आपको इंस्टाग्राम पे जीवन रॉक समझ सकते हैं, आप सोच किया जाएगा। आप समझ कर लेंगे कल और आज जो 10 मिनट समझ गया उसको रिवाइज करना जो आपको मिलेगा, ठीक है।